आज हम ट्वेल्थ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। राष्ट्रीय आय एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कुछ अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय की अवधारणा को राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय लाभांश तथा राष्ट्रीय व्यय के नाम से भी संबोधित करते हैं। इस तरह से राष्ट्रीय आय के वास्तविक अर्थ को समझना आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, जिनमें पहला है परंपरागत परिभाषा और दूसरा है आधुनिक परिभाषा। तो परंपरागत परिभाषा में प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी देश का श्रम एवं पूंजी उस देश के प्राकृतिक साधनों पर कार्य करते हुए प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं तथा सभी प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध योग उत्पन्न करते हैं, उसे ही उस देश की शुद्ध वार्षिक आय या राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इस तरह से प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय की गणना साधारणतः वार्षिक आधार पर की जाती है। कुल उत्पादन में से मशीनों की टूट-फूट एवं घिसावट व्यय घटा देना चाहिए। इसमें विदेशी विनियोगों से प्राप्त विशुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। इसमें उन सेवाओं को सम्मिलित नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के लिए या मित्रों के लिए निःशुल्क करता है। इस प्रकार से व्यक्तिगत संपत्ति तथा सार्वजनिक संपत्ति से प्राप्त लाभों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर मार्शल ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा उत्पादन के आधार पर की है। इनकी परिभाषा सरल एवं व्यापक है। इसके बाद मार्शल की परिभाषा की आलोचना। आलोचकों ने प्रोफेसर मार्शल द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय आय की परिभाषा में निम्नलिखित दोष बताए गए हैं, जिनमें पहला है राष्ट्रीय आय की ठीक गणना करने में कठिनाई होती है। कुछ वस्तुओं का मौद्रिक मूल्यांकन नहीं हो सकता। तीसरा है इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं की दोहरी गणना की संभावनाएं अधिक होती है। उपर्युक्त आलोचनाओं के बाद भी यह स्वीकार करना होगा कि मार्शल की परिभाषा सरल, व्यापक एवं सैद्धांतिक दृष्टि से उत्तम है। यहाँ मार्शल की परिभाषा उनकी आलोचना हो जाने के बाद अब हम आते हैं प्रोफेसर पीडू की परिभाषा। प्रोफेसर पीडू के अनुसार राष्ट्रीय आय किसी देश की वस्तुनिष्ठ आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल रहती है। इस तरह से प्रोफेसर पीडू की परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रोफेसर पीडू की परिभाषा सरल एवं स्पष्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में केवल उन्हीं वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाएगा जिनका मूल्य मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रोफेसर पीडू ने मुद्रा रूपी मापदंड का प्रयोग कर राष्ट्रीय आय को निश्चितता प्रदान की है। प्रोफेसर पीडू की परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना सुविधाजनक हो गई है, क्योंकि दोहरी गणना की कठिनाई को दूर करने के लिए राष्ट्रीय आय में केवल
वे ही वस्तुएं शामिल की गई है जिसके मूल्य को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है और विनियोजन करने से एक राष्ट्र को जो आय प्राप्त होती है उन्हें भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए। प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा की तुलना में अधिक व्यवहारिक बतलाया गया, क्योंकि इसमें मुद्रा रूपी मापदंड का प्रयोग किया गया है और दूसरा जो विदेशों से हमें जो अर्जित आय प्राप्त होता है उसे भी इस राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया गया है। इस तरह से प्रोफेसर पिगू के द्वारा दिया गया परिभाषा की विशेषताओं के बाद अब हम आते हैं इनकी आलोचना की ओर। प्रोफेसर पिगू की परिभाषा की आलोचनाओं में निम्न दोष बतलाए गए हैं। पहला है, पिगू की परिभाषा विकसित देशों के लिए ही उपयुक्त है, अविकसित देशों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। अविकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं के अनेक क्षेत्रों में वस्तु विनिमय रहता है। दूसरा है, पिगू की परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय आय में केवल उन वस्तुओं तथा सेवाओं को शामिल किया जाता है जिनका मुद्रा द्वारा विनिमय किया जाता है, परंतु इसमें अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती है। तीसरा है, पिगू द्वारा मुद्रा का प्रयोग किए जाने से राष्ट्रीय आय में अनिश्चितता बनी रहती है, क्योंकि कभी कोई वस्तु या सेवा राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है तो कभी नहीं। इसके बाद अब हम आते हैं प्रोफेसर फिशर की परिभाषा की ओर। राष्ट्रीय आय में केवल वे सेवाएं ही शामिल की जाती है जो अंतिम उपभोक्ताओं को प्राप्त होती है, चाहे वे उनके भौतिक अथवा मानवीय वातावरण से प्राप्त हुई हो। इस प्रकार एक पियानो अथवा ओवरकोट जो मेरे लिए इस वर्ष बनाया गया है वह इस वर्ष की आय का वह भाग नहीं है, बल्कि वह पूंजी में वृद्धि मात्र है। केवल वे सेवाएं आय है जो इन वस्तुओं ने मुझे इस वर्ष प्रदान की है। परिभाषा से स्पष्ट है कि प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा उपभोग के आधार पर की है। प्रोफेसर फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल उत्पादन को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि कुल उत्पादन के उसी भाग को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है जिसका उस वर्ष उपभोग किया जाता है। प्रोफेसर फिशर की परिभाषा आर्थिक कल्याण के विचार से अधिक अनुकूल है, क्योंकि इसके अंतर्गत उत्पादन को नहीं बल्कि उपभोग को राष्ट्रीय आय का आधार बनाया गया है। इसका कारण यह है कि लोगों का जीवन स्तर उनके उपभोग पर निर्भर होता है, उत्पादन पर नहीं। इस तरह से प्रोफेसर फिशर की परिभाषा तार्किक एवं वैज्ञानिक माना गया। बाद अब हम आते हैं प्रोफेसर फिशर की परिभाषा की आलोचनाएं। आलोचकों ने प्रोफेसर फिशर की परिभाषा में निम्नलिखित दोष बतलाए हैं। प्रोफेसर फिशर की परिभाषा व्यवहारिक दृष्टि से दोषपूर्ण है, क्योंकि टिकाऊ वस्तुओं के जीवन का सही अनुमान लगाना कठिन होता है। कई टिकाऊ वस्तुओं के स्वामित्व में भी परिवर्तन हो जाता है, अतः ऐसी दशा में राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई आती है। प्रोफेसर फिशर की परिभाषा के अनुसार किसी वर्ष विशेष में उत्पादित धन का कितना भाग उस वर्ष में उपभोग किया जाएगा, इसका भी सही अनुमान लगाना भी कठिन कार्य होता है।
आलोचकों के अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना के लिए उपभोग को आधार मानना और उसकी उत्पादन से तुलना करना और भी कठिन है, क्योंकि उत्पादक बहुत थोड़ी संख्या में होते हैं जबकि उपभोक्ता बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। अब हम आते हैं तीनों परिभाषाओं में से कौन सी परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर पिगू एवं प्रोफेसर फिशर की परिभाषाओं में कौन सी परिभाषा श्रेष्ठ है यह कहना कठिन है, क्योंकि अपने अपने दृष्टिकोण से तीनों परिभाषाएं उपयुक्त है। जैसा कि यदि हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय कल्याण का पता लगाना है तो फिशर की परिभाषा अधिक उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि आर्थिक कल्याण उपभोग के स्तर पर ही निर्भर करता है। यदि हमारा उद्देश्य देश में आर्थिक कल्याण उत्पन्न करने वाले घटकों का अध्ययन करना है तो प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा श्रेष्ठ मानी जाती है। यदि हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय आय को मौद्रिक आय में ज्ञात करना है तो प्रोफेसर पिगू की परिभाषा श्रेष्ठ है। लेकिन उपर्युक्त तथ्यों के बावजूद भी हमें तीनों में से सर्वश्रेष्ठ परिभाषा ज्ञात करने को कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर पिगू की परिभाषा तभी श्रेष्ठ होगी जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था मौद्रिक हो तथा दोहरी गणना की संभावना न हो। फिर भी प्रोफेसर पिगू की परिभाषा को एक हद तक व्यवहारिक माना जा सकता है, क्योंकि मुद्रा राष्ट्रीय आय को मापने का एक सीमा तक उचित साधन है। इसी प्रकार से व्यवहारिक दृष्टि से प्रोफेसर फिशर एवं प्रोफेसर मार्शल की परिभाषाओं में भी अधिक अंतर नहीं है, क्योंकि उत्पादन का अंतिम लक्ष्य उपभोग ही होता है। फिर भी उपभोग की सही जानकारी करना कठिन है। अतः व्यवहारिक दृष्टि से प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह सरल है। इसमें कुल उत्पादन की मात्रा को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें एक वर्ष के उत्पादन की गणना की जाती है और विदेशों से प्राप्त आय को भी इसमें शामिल किया जाता है। इस तरह से अब हम आते हैं आधुनिक परिभाषा की ओर। आधुनिक परिभाषाओं में प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स, कोलिन क्लार्क, प्रोफेसर VKR राव, राष्ट्रीय आय समिति एवं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की परिभाषा को शामिल किया जाता है। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स के अनुसार राष्ट्रीय आय किसी देश की उत्पादन व्यवस्था में एक वर्ष के भीतर प्राप्त होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं का वह विशुद्ध उत्पादन है जो अंतिम उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है अथवा देश की पूंजी स्टॉक में वृद्धि करता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुसार राष्ट्रीय आय किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में अर्जित साधन आय का योग है। इस तरह से निष्कर्ष के रूप में राष्ट्रीय आय की परिभाषा निम्नानुसार की जा सकती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय साधारणतः वहाँ एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का योग होती है, जिसमें से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु प्रयुक्त मशीनों एवं पूंजी की घिसावट को घटा दिया जाता है तथा विदेशों से प्राप्त विशुद्ध आय को जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय में निम्न बातें शामिल होती है, जिनमें पहला है राष्ट्रीय आय की गणना का संबंध किसी राष्ट्र विशेष से होता है। इसी में दूसरा, राष्ट्रीय आय की गणना प्रायः एक वर्ष की अवधि से संबंधित होती है। तीसरा है राष्ट्रीय आय की गणना में
उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है जिनका विनिमय मूल्य होता है। और चौथा है, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय पूंजी की घिसावट व्यय को घटा दिया जाता है। पांचवा, राष्ट्रीय आय की गणना में विदेशों से अर्जित विशुद्ध आय को भी इसमें जोड़ दिया जाता है। और छठवां पॉइंट है, राष्ट्रीय आय की गणना में प्रत्येक वस्तु एवं सेवा का मूल्य एक ही बार शामिल किया जाता है। इस तरह से राष्ट्रीय आय की परिभाषा के अंतर्गत परंपरागत परिभाषा और आधुनिक परिभाषा हो जाने के बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।